बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, में खालिद चौधरी प्रोग्राम खुशबे वतन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, खुशबे वतन प्रोग्राम पिछले 12-13 सालों से देखते आ रहे हैं, जिसमें मेरी कोशिश होती है कि हर दफा कोई जो मुख्तलिफ पर्सनैलिटी, जो उभरती हुई शख्सियत, उनको आपके सामने लाऊं। आज जो हमारे गेस्ट हैं, कुछ ही बहुत ही कम अरसे में इन्होंने अपने ये बुलंदियों तक पहुंचे हैं। यानी कि बहुत सारे लोग जो स्कॉटलैंड में, पूरे बरतानिया में, पाकिस्तान में लोग इनको जानते हैं। ये अनस राणा साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पीटीए स्कॉटलैंड वेस्ट, और साथ ही साथ चेयरमैन हैं राजपूत इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है, उसके चेयरमैन है, जो कि राना बरादरी को काफी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट भी शुरू किए हुए हैं गरीबों के लिए। इनकी और भी काफी मसरूफियात हैं। आज इनको मैंने स्पेशली दावत दी है। इनकी खास इनकी वजह ये भी, मकबूलियत की वजह ये भी है, ये बड़े फ्रेंडली हैं। इन्होंने अपनी जब से तहरीक इंसाफ स्कॉटलैंड वेस्ट में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, बहुत सारे नए लोग भी इसमें पार्टी में लेके आए हैं। और आने वाले वक्त में भी काफी आप देखेंगे कि ये तहरीक इंसाफ जो है, वो स्कॉटलैंड में अपना काम करेगी। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी खालिद भाई, थैंक यू सो मच जी। जी राना साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, बिल्कुल ठीक है, अच्छा थैंक यू। राना साहब, आज सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने टाइम दिया प्रोग्राम खुशबे वतन में, और मैं ये मौका मिला कि जो तरीके इंसाफ स्कॉटलैंड उसके बारे से बात करें, और जो ऑल ओवर पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसके बारे से भी बात करें। बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर हम बात करें। प्रोग्राम का आगाज मैं करूंगा राना साहब आपसे कि चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, गवर्नर पंजाब, चूंकि जो ग्लासगो में ही रहते रहे हैं, यानी प्रोडक्ट थी फिर पाकिस्तान में की, ओवरसीज पाकिस्तान के हवाले से लोगों को बहुत ज्यादा मसाइल है। अब मैं टेक्निकली स्पीक करूं तो आप कभी मस्जिदों में जाए, कभी मुलाकात होती, लोगों से पूछेंगे चौधरी सरवर साहब जी, वो जब जाते हैं टरका देते हैं, बाहर ले जाए और उसमें गवर्नर उसमें बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਸੀਮ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿਓ ਗੱਲ, बस वो कहते वो दरखास्त पा दियो, मुड़ के भूल जाओ। बहुत सारे लोगों ने कहा जी चौधरी सरवर साहब के पास जाने का फायदा ही कोई नहीं। और कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता कि चौधरी साहब के पास जाना है जी, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। तो मैं कहा यार, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा तो कभी इस किस्म का ना ही उनको पता रब्ता है, ना भी कभी किया हूं, तो ना ही कभी ऐसा हुआ इत्तेफाक। तो मैं कहता हूँ कि उनके पास जाने की वजह, सामने पीसी होटल है, वहां ठहर जाया करें, वहां पर ज्यादा मजा आता है, वहां लाइन में भी लगना पड़ता है। अच्छा ये फरमाएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारे जो अपने शिकायत करते हैं, चलो सऊदी साहब से भी उनके शिकायत हैं, लेकिन साफ ने ओवरसीज पाकिस्तान के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन और भी जो क्या क्या काम किए, क्या इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने शो में मुझे इनवाइट किया। आप स्टार्ट कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से, जो अभी हमारे पंजाब के गवर्नर हैं। पंजाब के गवर्नर से पहले वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने आप को यहाँ मनवाया है। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लिए, काउंसलर से एमपी तक, पहले मुस्लिम स्कॉटिश एमपी थे वो। फिर जब उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में कदम रखा है तो उन्होंने ये सोच के रखा था मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को ख्याल रखूंगा। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि ओपीसी के बेसिकली बानी चौधरी मोहम्मद सरवर साहब है जी। दो कि ये अपना स्टार्ट हुई नून लीग के दौर में, शहबाज साहब ने इसको आगे मूव किया, मगर उसके पीछे जो सारा प्लान और इस चीज को आगे फॉरवर्ड करने में चौधरी मोहम्मद सरवर ने किरदार अदा किया। ये वजह यही उनकी एक लॉयल्टी ये बताती है ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ कि उनको उनका दुख का पता था। और ये बात भी बिल्कुल गलत है। मेरा ख्याल है कि जी गवर्नर हाउस जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि जी वो टरका देते हैं। बहुत से काम वो जो उनकी लिमिट में होते हैं वो करते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कोई ऐसा काम ले जाए तो जो मेरिट पे ना हो, तो वो कामों में या कुछ अदालती मामलात में ये भी याद रखिए करेगा
تو جو بھی साइल जाते हैं वहाँ ओवरसीज, वो कहते हैं जी हमारा ये काम है। फिर जब वो अदालतों में जाता है तो वो तो चौधरी सरवर साहब के दायरे में तो नहीं आता। उनका काम यही है कि उसको फास्ट ट्रैक में ले जाएं। तो वो जी एज ओवरसीज पाकिस्तानी वो रोल मॉडल है पूरे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, और उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मैं इनका आईनी शाहिद हूँ, मैं भी गया था। और कुछ कई जब से मैं पीटीए में आया हूँ, मेरे कुछ जो भी शिकायत हमारे पास आई है कि जी हमारा मसला ये है, तो जब वो ओवरसीज हमने गवर्नर साहब से राब्ता किया, वो उनको मिले हैं और उनको अच्छे ट्रैक, जो ट्रैक होता है जो असल ट्रैक पे चढ़ा देते हैं। इसका मतलब एक होते हैं लोग मांगना शुरू करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स, वो जी उस चीज का आप देखिए ना। अब पीटीए की हुकूमत का भी ये है कि हमने किसी को प्रोटोकॉल और ये चीजें, तो वो एक लिमिट पे रह के हर एक का काम भी सुनते हैं, काम भी करते हैं और बात भी सुनते हैं। यहाँ जब वो आए हुए थे तो आप देखिए कितने ओवरसीज पाकिस्तानी उनको मिलने गए और उन्होंने उनसे मिले और बात भी की। तो ये तासुर बहुत गलत है। मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि वो हमेशा ओवरसीज के काम करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह अनसर साहब ने फरमाया ओपीसी की वजह से, ये बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। जो ओपीसी है ये वाकया ही चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने बनाया था जब ये मुस्लिम नवाज के दौर में थे। तो इसका सारा ड्राफ्ट चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने खुद तैयार किया था। फिर शहबाज शरीफ साहब को कह के और बड़ी मुश्किलों के साथ इसका पार्लियामेंट से बिल भी पास करवाया हुआ, इसका मंजूर भी हुआ। फिर ये पार्लियामेंट से तो बकायदा इसका एक अदारा बन गया। उसके बाद एक रेस्क्यू 112 वो भी चौधरी साहब ने पाकिस्तान में जी बिल्कुल कराई। बिल्कुल। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। बल्कि राना साहब अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम चौधरी साहब आए थे, मगर मेरी उनसे मुलाकात हुई। मगर यहाँ पर हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं सरफ साहब, उन्होंने मेरा आखिरी सवाल पूरा नहीं होने दिया, चौधरी साहब को उठा लिया। तो मैंने इनसे ये सवाल एक दो करने थे, मगर वो टाइम की शॉर्टेज में कहीं जाना था। मेरी ये आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो लोगों की मसाइल है, जिस तरह उन्होंने एक इंटरव्यू में हमें बताया कि जी 18,000 केसेस में 8,000 केसेस हल हो गए, लोग खुशी से उनके जो हक मिला था हमने लेके दिया। अब मैं चाहता हूँ जिन लोगों के मसाइल हल होते हैं उनको भी आप मीडिया पे लाया करें, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के उनके भी इंटरव्यू कराया करें, ताकि लोगों को पता चले कि उसी पाकिस्तान कमीशन के थ्रू ये काम मसले हल हो भी रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं आप जो बल्कि जाती तौर पे आप देखें स्कॉलैंड में जिन लोगों के मसाइल हल हुए हैं, तो उनको भी आप मीडिया के ऊपर लेके आए कि जिन लोगों के मसाइल ओबीसी के थ्रू हुए हैं। जिन लोगों के मसाइल हल होते हैं वो मीडिया के ऊपर नहीं आते, जिनके हो जाते हैं वो गायब हो जाते हैं, जिनके नहीं होते वो काफी छोड़ जाते हैं। बिल्कुल खालसा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही बात मेरा मकसद भी आपको यही कहने का था कि जो कुछ चीजें जो हो रही होती हैं वो लोग शोर नहीं, जिनका काम हो जाता है वो तो चुप करके चले जाते हैं, जिनका नहीं होता वो फिर शोर मचाते हैं। फिर लगता है कि पूरा अदारा या ये जो ओपीसी है बिल्कुल गलत काम कर रही है, कि ये ओवरसीज को बिल्कुल अकोमोडेट नहीं कर रही। तो उसका दूसरी एक रीजन भी होती है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ काम होते हैं, कुछ काम जब अदालतों में चले जाते हैं तो फिर वो अदालतों का काम है। अब इसमें आप किसी गवर्नमेंट को या किसी फर्द वाहद को, ओपीसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जब अदालतों का काम है तो फिर हमारी ऑनरेबल जो जजेस हैं, अदालतें हैं, उन पे होता है सब। अच्छा राणा साहब, ये फरमाएगा तरीके इंसाफ स्कॉटलैंड, इन्हें बड़े नशेबो फराज देखे, हम भी देखते आ रहे हैं किस किस तरह यहाँ पर पहले शुरू में तरीके इंसाफ जब नई नई आई, यहाँ पर किस तरह इमरान खान के लिए चंदा इकट्ठे करने के लिए बड़े बड़े फंक्शन करवाए जाते थे, बड़े बड़े फनकार यहाँ पर आते थे फंक्शन के लिए, सेलिब्रिटी पाकिस्तान से आते थे, और जो बहुत ज्यादा मेंबरशिप भी थी उस वक्त। वो वक्त के साथ साथ तरीके इंसाफ बिखर गई, बिखरती बिखरती यहाँ पर हो गई। एक वक्त ऐसा भी था जिनके मेंबर जो 1700 के कितने करीब थे, उसके बाद वो मेंबर कम हो गए, 400 कुछ रह गए। ये आपकी दोस्ती बातें, उन्हीं की जुबानी की बातें मैं बता रहा हूँ जो करते हैं, कभी बैठ के उनसे मुलाकात होती है। तो तरीके इंसाफ स्कॉटलैंड जिस तरह निश्चित फराज देखे बिखरी बिखरी रही, और आप तरीके इंसाफ में एक नया इजाफा आपका हुआ, एक यंग जनरेशन, नया खून, एक बलबला। तो अभी हम स्कॉटलैंड में देख रहे हैं नए नए लश पश, रोज आप एक जगह बैठे होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं, लोग इकट्ठा कर रहते हैं, और हमेशा आपकी कोई ना कोई कोशिश होती है कि ये दोस्त इकट्ठे हों और उनको मनाने की कोशिश भी करते हैं, और अंडरग्राउंड साजिशें भी चलती हैं एक दूसरे के खिलाफ। जो आपको पता है
एक हमारे कम्युनिटी की, पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक है आदत है, जो आदत से मजबूर है, वो कोई ना कोई आगे पीछे जो है ना पॉलिटिक्स करते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो सामने मिलेंगे बड़ा जफी पाके मिलेंगे, जैसे वो आपके खैर ख्वाह हैं, आपसे उनसे बड़ा उनका खैर ख्वाह कोई नहीं। वो खासकर मुझे तो बड़ा एक्सपीरियंस हुआ ग्लासगो से, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे खुश होकर मिलते हैं, जफी पाके बाद में मेरे खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है मेरा भी हर लोग तलब मुझे बता रहे थे कि ये बंदा आपके खिलाफ ये बात कर रहा था, तो मुझे अफसोस होता है। खैर anyway, अब बात दूसरी ओर निकल जाएगी। आप फरमाए बिखरी सियासत के ऊपर जब आपकी एंट्रेंस हुई, आपने एक बड़ी हलचल सी मचा दी, और बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते। आप फरमाइएगा कि क्या हलचल मचा रखी है आपने स्कॉलर का। अच्छा जी, जैसे आपने डिटेल में बात थोड़ी सी शुरू कर की है, तो इससे पिछले जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उसमें मैं एज सिर्फ एक मेंबर था, जो पीटीआई का मेंबर था। इस दफा जब इलेक्शन स्टार्ट हुए पिछले साल, इन दिनों में गैमा गैमी थी मेंबरशिप की, तो हमने सोचा कि हम भी लीडरशिप में आगे आए और आगे लोगों से पीटी के हवाले से, क्योंकि पहले शुरू से हम पीटीआई के थे, तो उसमें हमने एक चीज इजाफा, लोग इस चीज को मानते हैं, जैसे आपने अभी फरमाया, इस चीज को मानते हैं कि हमने वो लोगों को पीटीआई में बहुत से लोगों को शामिल किया, एक पूरा पूरा ग्रुप पीटीआई के अंदर शामिल किया जो पहले पीटीआई में नहीं थे। इसमें आपकी बड़ी मिसाल है कि इस दफा जो मेंबरशिप हुई थी पीटीआई की ओनली वेस्ट, स्कॉटलैंड वेस्ट के अंदर, वो डबल हुई है, 1150 मेंबरशिप हुई है। तो ये भी एक रिकॉर्ड बना, क्योंकि पिछले कई सालों से मेंबरशिप कम आ रही थी, वैसे तो आहिस्ता से ग्रेजुअली बढ़ती भी आ रही थी, मगर इस दफा एक डबल होना ये बड़ी, हाँ जी, डबल होना ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और उसमें हमने बहुत मेहनत की, पीटीआई के मेंबरशिप जो लोगों को कन्विंस किया कि जी पीटीआई एक जमात है जो ओवरसीज के लिए काम करती है। कुछ वैसे बेसिकली कुछ वैसे भी पीटीआई के लोग थे मगर मेंबरशिप नहीं करते होते थे, तो उनको कन्विंस किया हमने, बड़े से बहुत मेहनत करनी पड़ी इस चीज के लिए। तो उसके साथ जब आप बात करते हैं ना कि कोई लोग आप कुछ पसंद करते हैं कुछ नहीं पसंद करते, उसकी रीजन तो आपको पता होती है। जब कोई इंसान मैदान में आता है तो आपको नेगेटिव प्लस पॉजिटिव लोग मिलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कुछ लोग लर्न कर देते हैं, और जब उन्होंने लर्न नहीं किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी लर्न करेंगे, ये पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना रहे। ये जब हमारा इलेक्शन हो रहा था पीटीआई का, तो उस टाइम बड़ी गहमा गहमी और कुछ ऐसी बातें हुई, तो मैं खामोश रहा। उसमें खामोश इसलिए रहा क्योंकि ये इलेक्शन है, पीटीआई का इलेक्शन है, हम पीटीआई के लोग हैं, तो बहुत से लोग समझ गए, बहुत से लोग समझ गए। और मेरा ख्याल है कि आइंदा नेक्स्ट इलेक्शन जब आ रहा है, उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो पिछले इलेक्शन में जो बातें हुई थी वो दोबारा ऐसे ना हो। और हमारा मकसद पीटीआई को मजबूत करना है, ना या कि अपने आप को एक दूसरे के खिलाफ अपना कर लें। जितनी मेंबरशिप होगी, और मैं इस दफा उम्मीद ये करता हूँ कि ये मेंबरशिप और ज्यादा होगी, क्योंकि अब हर बंदे को अवेयरनेस बहुत है, हर बंदे को पता है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्या है, तो बड़ा एक एक्साइटेड माहौल भी होता है। तो मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, बाकी कोई नेगेटिव है तो मैं विश करता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक हो जाए। मैं इसका क्रेडिट आपको ऐसे देता हूँ साहब कि जब से आप पीटी ज्वाइन किया है, इसमें एक हलचल से बाकी स्क्वाड में बची है, कोई ना कोई आप महफिल भी जाते रहते हैं, तो कोशिश करते हैं दोस्तों को भी साथ लेकर चलें। अच्छा, अभी थोड़ी सी जो है तरीके साहब की जो स्कॉटलैंड की पॉलिटिक्स, इससे निकल के जरा हम जनरल पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं। ये फरमाइए ना कि जिस तरह पिछले दिनों एक बड़ी एक खबर चली कि जो जस्टिस शमीम, जिसको चीफ जज कहते हैं, वो यहाँ पर अमेरिका से यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर उन्होंने एक हल्फनामा लिखवाया। वो हल्फनामा पता नहीं कैसे, जो एफिडेविट वो पहुंच गया जंग के जो है नुमाइंदे, उनके साथी, उनके पास अफसार आलम के साथ, उन्होंने अखबार में छाप दिया। जब वो अखबार में छपा तो हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया, जिसके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे कि मैं उस वक्त जज था वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में, और वहां पर मेरे बैठे हुए जो साकिब निसार साहब मेरे घर आए अपनी फैमिली के साथ, मेरे सामने बैठ के फोन किया, फलां जज का नाम लेकर, तो उसको कहा कि आपने नवाज शरीफ को नाअहल करना है और उसको सजा देनी है। तो इस किस्म का वो इल्जाम जो लगाए गए।
जब ये अखबार में छपा तो चीफ जज साहब ने नोटिस दिया, उन्होंने कहा जी ये तो पूरी जुडिशरी के ऊपर हमला है, तो पूरे लोगों का जजेस के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर अखबार उठ जाएगा, एक बड़ी अदालत है, आला अदालत है हमारी मुल्क की। उन्होंने नोटिस लिया, नोटिस में अब सारा से पूछ दिया, आप बताए, वो कहते हैं जी मुझे, मैंने तो मीम साहब से पूछा था, और जैसा भी पूछ के मैंने लगाया था, वो कहते जी मेरे से पूछा ही नहीं, मेरे जो नोटिस था वो मेरे भांजे में था। तो ये क्या मामला है, इसके ऊपर आप रोशनी डालें कि क्यों हमारे इदारों को मुलायम किया जा रहा है, क्यों इदारों को प्रेशर किया जा रहा है दुनिया में, पूरी दुनिया में। ये देखें हमारी जो बड़ी बदनामी हो रही है कि हमारे ये अदारे हैं, इसके ऊपर किस तरह हमले किए जा रहे हैं। कभी साकिब निसार की जो चलाई जा रही है ऑडियो टेप चलाई जाली बना के, वो भी जाली साबित होगी। ये क्या हो रहा है, क्यों इस तरह ये हमारे मुल्क के इदारों को जो मदराजा बनाया जा रहा है। जी, ये बड़ा एक आजकल के दिनों में बड़ा हॉट टॉपिक है, मगर आपको हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री पीछे चले जाएं, आप देखिएगा कि मुस्लिम लीग नून हमेशा से जजों पे प्रेशराइज होती रही है, अदालतों पे हमला करती रही है, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। ये एक हिस्ट्री है, पहले हिस्ट्री को, अगर जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं वो देखते आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये मामला ये पहले भी करते रहे हैं। इसी तरह इस दफा भी यही मामला हो रहा है। उसका आपने शायद एक्सप्रेस ट्रिब्यून की वो रिपोर्ट पढ़ी हो, जिसमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि ये मार्बल आर्च ऑफिस के अंदर एफिडेविट लिखा गया है, उसके साथ कौन कौन से लोग वहां थे, वहां जो उनके राइट लेफ्ट या उनके क्लोज, अच्छा ये क्लेम किया उन्होंने 3-4-5 दिन पहले ट्रिब्यूनल, एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल ने उस चीज को उठाया। अभी तक उसका इन्होंने कुछ भी उसका पेशरफ नहीं की, उसका ना तो उसकी नफी कर रहे हैं ना तस्दीक कर रहे हैं। ये तो आपको इधर से साबित हो जाता है कि यहाँ अगर तो वो गलत रिपोर्ट है तो उसको अभी तक सू करें, उसको अदालत में ले जाएं। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये मामला कैसे हुआ कि जी वो शमीम साहब जो चीफ जज है साबक, वो आए यहाँ और वो गए मार्बल आर्च, जो नोटी था वो, मुझे उनका नाम भूल गया, एनीवे वो नोटी था, वो उन्होंने मार्बल आर्च के अंदर बैठ के ये एफिडेविट लिखा है, साइन किया है, और ये भी एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक कि मियां साहब को पढ़ाया गया, मियां साहब ने कहा ये ठीक है। फिर अच्छा, वो अब तो देखिए ना, यहाँ से ही आपकी साबित हो जाता है कि ये किस माइंड से हुआ है, किस जगह पे हुआ बैठ के, ठीक है। अच्छा, आपने इसके ऊपर एक और भी है, थोड़ा जा एक और मामला है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अपील थी एक बेंच के आगे, ये सारा मामला उससे चंद रोज पहले ये लेके आए आगे जी। उसमें जो वो साकिब निसार साहब की भी जो जाली ऑडियो इन्होंने चलाई, उसके बाद ये जो एफिडेविट है उसमें एक शख्सियत का जिक्र है, वो है जस्टिस आमिर। जस्टिस आमिर उस बेंच का हिस्सा है जब जहां पे मरियम नवाज की अपील लगी हुई है। इनका ख्याल ये था कि ये जब बाहर निकलेगा जस्टिस आमिर साहब, वो मुतयाजा हो जाएंगे, वो तहलील कर देंगे तो सुनवाई नहीं होगी, बात आगे चली जाएगी, बात आगे। तो ये ट्रैक्टेड इनके शुरू से चलते रहे हैं, ये आज से नहीं। अब उसमें देखे ना, ये जटाई और कितनी बेशर्मी की बात है कि वो बंदा जाके शमीम साहब वहां गए हैं, उन्होंने लिखवाया है सारा कुछ करने के बाद, और फिर वो जस्टिस आमिर का नाम बीच में आना, तो ये सारा कुछ सामने है। और मेरा ख्याल है कि वो जो एफिडेविट है अब तो रद्दी की टोकरी हो गया, वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। मगर वो आपकी बात तो ठीक है, रद्दी की टोकरी हो गया, मगर ये एक जो हमारी अदालतों की बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। देखिए उन्होंने बकायदा जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिल्ला साहब, उन्होंने बकायदा समाअत सुन के उन्होंने फैसला किया है कि इनकी उम्र फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अब सारा आलम के ऊपर, अब सारा आलम से पूछा कि आपने क्यों छापा, अदालत का अगर आप इतनी समझदारी तो आप अदालत के पास लेके आते कि ये मेरे पास है, मैं छाप सकता हूँ। देखिए ये हमारी अदालत की इज्जत का मामला। उन्होंने कहा कि ये आला अदलिया की जो है एतमाद का मामला है, पूरी जो है मुल्क से लोगों का एतमाद उठ जाएगा कि जो भी चाहे उठ के इल्जाम लगा दे किसी, हालांकि वो झूठा इल्जाम था, उसके साथ जज के नाम ले रहे थे, वो जज साहब उस वक्त होल्ड पे गए, यार मुल्क गए थे, वो उम्र थे ही नहीं। चले अभी देखें इसका आगे क्या बनता है।
बाकी ये फरमाइए राणा साहब कि नवाज शरीफ साहब की मैं बात करूंगा कि वो जब ये चाहते हैं ये कौम को खिलाते हैं। अभी थोड़ा सा एक शूसा छोड़ते हैं कि जी अब एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है और नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, प्रोग्राम के मुताबिक वो जेल में जाएंगे, 3 महीने बाद उनकी अदालतों से जमानत हो जाएगी, फिर वो चौथे वज़ीर बनेंगे। और उसके बाद क्या तरीके इंसाफ के साथ भूल जाते हैं, किस तरह इला फवाद चौधरी साहब क्या, शहबाज गुल साहब क्या, अपने सारे वज़रा जो खड़े होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो ये आपको बेवकूफ बनाते हैं मुस्लिम उम्मीदवार, वो थोड़ा सा शोषण छोड़ते हैं, फिर वो बैठ के तमाशा देखते हैं अब ये क्या करते हैं। तो आप क्यों इतने परेशान हो जाते हैं? अगर वो आ जाएंगे तो क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट से डील हो जाएगी। क्या आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से डील होगी होगी या आपके वज़रा के कुछ बयान किस किस्म के हैं कि जी अगर जो टेक्निकली देखें तो हिस्ट्री में कई बार जो डील्स होती रही हैं, मुशर्रफ साहब का मान ले लें, जवलक साहब, यूब खान साहब, वो एक थोड़ा बता दो आपको पता होता है। आप बताएं क्यों आप तरीके से आप परेशान हो जाती है, और क्या ये डील शील है कोई? देखें जी, हमें कोई परेशानी, तरीके इंसाफ को बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है उसकी। आपको बताता हूँ, आप फिर एक दफा हिस्ट्री को देखें तो डील होती आई हैं मुशर्रफ के साथ, और उससे पहले अपने जनरल जितने भी गुजरे हैं उनके साथ डील चलती रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। अगर तो कोई कहता है कि डील नहीं होती, मगर इसमें आप देखिएगा कि अ, हमारी जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उनके जो रिलेशनशिप है स्टैब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल ठीक है। ये जो चीजें हैं ये अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जी ये डील होने लगी है, ये ऐसे होने लगा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और ना ही वो हम तो कहते हैं वो पाकिस्तान आए, बिल्कुल आए और अदालतों का सामना करें, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने जो वो लिख के दिया था, बल्कि अब वो नहीं आएंगे, शहबाज शरीफ साहब को जेल में डालें, क्योंकि ये तो मजाक हो रहा है ना कौम के साथ, अदालती निजाम के साथ मजाक हो रहा है। हम हमारी अवाम को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? तो ये डील शील कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं होने लगा। आप देखिएगा इंशाल्लाह पीटीआई अपना टन्योर पूरा करेगी और अगला भी टन्योर पीटीआई का ही है, क्योंकि पीटीआई वो वाह जमात है अभी तक। अब ये एक चीज और देखिएगा, जो पीटीआई वफाक की जमात है, अब इसमें अब कोई 1150 मेंबर जो कैंडिडेट देगा वो पीटीआई दे सकती, ना नून लीग, ना पीपल पार्टी, ना कोई और जमात इसके ऊपर हो सकती। तो हमारा पूरा होल्ड है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो ये छोटी मोटी जो अफवाहें हैं ये खुद ही फैलाते हैं, फिर बाद में खुद ही उसका आप देख लीजिए, ये पहले पहले मिठाइयां बांटते हैं, फिर वो बाद में हो जाता है। ये चलता आ रहा है इनका वतीरा है। तो इसमें तरीके इंसाफ या हमारे कोई जो मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल घबराए हुए नहीं है, वो बिल्कुल ठीक बात करते हैं कि ये बस सब कौम को ड्रामा कर रहे हैं, कोई ऐसा मामला नहीं। और पीटीआई के कंट्रोल में है सारी गवर्नमेंट, सारी एस्टेब्लिशमेंट, सब पीटीआई गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अच्छा ये फरमाइएगा कि तरीके इंसाफ की जब गवर्नमेंट में आई थी तो उनका एक दावा था कि पाकिस्तान में हम महंगाई कम करेंगे, कि ओ गैस, बिजली, पानी, बहुत सारी चीजें जो वादे करके आए थे। तो एस साहब का नारा लेके आए थे कि एस साहब भी करेंगे। एस साहब में आप देख लें, एस साहब का ये हाल है कि आज तक किसी को सजा हुई तो मुझे बता दें। उन्होंने कोशिश की है, और देखिए शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब किस तरह वो प्लेटलेट्स जो है वो नीचे करके ऊपर करके वो बाहर चले गए। मरियम नवाज है, वो बाहर फिर रही है, जब उसको नैब बुलाता है तो वो कहती कि मैं 1000 बंदा लेके जाऊंगी, साथ वो पत्थर लेके जाती है, पत्थर मारती है। नैब बेबस नजर आ रहा है। फिर आप जितने बड़े बड़े ये सियासी टाइकून है वो दराते फिर रहे हैं, अरबों खरबों की करप्शन की है, और कुछ भी नहीं हो रहा। अभी शिवाजी साहब को केस में सुन रहा था, हमारे दोस्तों ने कवर किया कि अदालत में जैसे उनको बयान दे रहे हैं 75 करोड़ रुपए इन्होंने बैंक ऑफ पंजाब से लोन लिया, तो अब वापस करने के लिए वापस नहीं कर रहे। तो बैंक ने उन्हें नैब में बुलाया हुआ है, तो बैंक वाले वैसे तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, वहां पर नैब में वहां पे अदालत में केस किया तो वो भी कर रहे हैं। ये क्या वजह, क्यों नाकामी है? एक तो ना महंगाई कंट्रोल में हो रही है, ना साफ हो रहा है, क्यों खान साहब? क्या वजह, क्या आप समझते हैं, नाकामी क्यों है ये? देखें जी खालिद भाई, अब आप ग्लोबली देखिएगा, जब से कोविड की पोजीशन, कोविड आया है, जितनी भी पूरी दुनिया में सारी गवर्नमेंट है अंडर प्रेशर है, अंडर प्रेशर रहती हैं उस मामले में, क्योंकि कोविड की वजह से बड़े मामला खराब रहे हैं ऑल ओवर। अगर आप देखिए, आप यहाँ रहते हैं, स्कॉटलैंड के अंदर है, यूके के अंदर है, यहाँ भी महंगाई हुई है, ठीक है।
اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہم کیونکہ پاکستان میں اس حساب سے انکم نہیں ہے تو وہ زیادہ فیل ہو رہی ہے. مگر آپ ایک اور چیز دیکھیے, خود ساختہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. ہماری عوام نے خود ساختہ مہنگائی بھی بہت کی ہے. میں پاکستان پچھلے دنوں گیا ہوا تھا دو ماہ پہلے, تو وہاں ایک دکان کا ریٹ کچھ اور تھا سبزی کا, اور دوسری دکان کا کچھ اور تھا. اچھا, اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی ہاں جی پی ٹی اے گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ کنٹرول کرے. کنٹرول ہوتا ہے, ڈی سی صاحبان ہمارے جو کچھ پی ٹی اے کے لوکل لوگ ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں اور ڈی سی صاحبان جاتے ہیں, مگر پھر وہ جو ہے نا دوبارہ سے مین جو منڈیوں میں جو جا کے وہ کر لیتے ہیں, باقی گلی محلوں میں جو چیزیں ہیں کھوکھے ہوتے ہیں جو سگریٹ بک رہے ہیں, بلکہ میں بالکل گلاس روڈ لیول کی بات کر رہا ہوں, تو جو میں نے دیکھا ہماری عوام نے خود ساختہ مہنگائی بھی بہت کی ہوئی ہے. یہ گلوبلی ایشو ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا اگلے 3-4 ماہ تک یہ چیزیں کام ڈاؤن ہو جائیں گی اور بہتری کی طرف جائیں گی. اس سے پی ٹی اے گورنمنٹ بھاگ نہیں رہی, اس کے ساتھ ہے, اپنی عوام کے ساتھ ہے اور لڑ رہی ہے اور محنت کر رہی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اس کے ساتھ انصاف کی اگر بات کرتے ہیں آپ, انصاف کا دیکھیں, پی ٹی آئی حکومت عمران خان نے بہت کوشش کی ہے پولیس اسٹیشنز اور دوسرے معاملات میں کہ بھی ان کو بہتری کی طرف لے کے جایا جائے. اچھا, جب ایک کیس اب عدالت میں چلا جاتا ہے, اب اس میں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ مطلب یہ تو بڑی ایک سمپل سی بات ہے, انہوں نے جب ججز نے انہوں نے آگے اس کیس کو دیکھنا ہوتا ہے, انصاف دینا ہوتا ہے, تو اس میں ہاں گورنمنٹ کا اتنا ہے کہ انصاف دلوانا بھی بہت ضروری ہے, مگر جب عدالتوں میں کام چلا جاتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا گورنمنٹ کے ہاتھوں سے باہر چلا جاتا ہے. اور یہی پریکٹس ہے, یہی مذہب معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہے کہ بھی انصاف دلانا, آگے عدالتوں کا کام ہے اس کو آگے پرسیو کروانا. اچھا, یہ فرمائیے گا, آپ کی بات جس طرح آپ نے کہا کہ اگر عدالتوں کے معاملہ چلے جائیں تو آپ میرے پاس ہیں, مگر دیکھیں اربوں خربوں کی کرپشن ہے, وہ بھی ایسی کرپشن ہے ڈاکومنٹڈ جو ہے کرپشن ہے. سامنے بینک کے اوپر ان کے جو ہے چپراسی کے 9,000 پاؤنڈ, اس کی 9,000 روپیہ تنخواہ پہ رکھا ہوا ایک آدمی کلرک, اور اس کے اکاؤنٹ سے 4 ارب نکل رہا ہے. ڈاکومنٹڈ چیزیں پڑی ہیں, مگر پھر بھی وہ اس کے کتنے 3 سال 4 سال ہونے والے ہو گئے ہیں, مگر ان کو کچھ نہیں ہوا. ڈاکومنٹڈ چیزیں پڑی ہیں مگر وہ سب پھر رہے ہیں. کسی کو جب ان کی حکومت آ جائے گا تو پھر آپ کو پتا پھر انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے, چونکہ ایک ہماری پورے پاکستان میں جو صوبہ سرحد ہے وہ جانا جاتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں. پٹھانوں کو سب لوگ سمجھتے ہیں پٹھان ایویں ہے, لیکن پٹھان ایویں نہیں ہے. پٹھان جناب سوچ سمجھ کے گل کر دے, سوچ سمجھ کے کام کر دے. پٹھانوں نے سب کو موقع دیا, انہوں نے پیپلز پارٹی کو حکومت دی پشاور میں, جے یو کو دی, اے این پی کو دی, اور نواز شریف کو دی, اور تحریک انصاف کو دی. اور جب پہلی دفعہ تحریک انصاف کو گورنمنٹ ملی ہے, دوسری بار اس سے بھی زیادہ ووٹ لے کر تحریک انصاف وہاں پر آئی, اور یہ بڑی خوشی کی انتہا تھی. آپ لوگوں کی بتا دیں کہ دیکھیں جی جو پٹھان لوگ آئے دوسری بار کسی کو منتخب نہیں کرتے, انہیں دوسری بار بھی خان صاحب کو جو منتخب کیا. تو اب کیا ہو گیا ایک دم پی ٹی آئی کو وہاں پر, تو آپ تو ہار گئی پی ٹی آئی, اور ساری جو 16 سیٹیں کتنے لی تو آپ سے زیادہ تو مولانا فضل مال کی سیٹیں ہوگی. کیا ہو گیا پی ٹی آئی کو جناب؟ جی دیکھیے, اس میں نو ڈاؤٹ یہ کچھ انٹرنل ایشوز پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں. جیسے آپ نے یہاں اسکاٹ لینڈ کی بات کی نا کہ یہاں بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں جب گہما گہمی ہوتی ہے, کچھ پارٹی کے اندر پارٹی کے ساتھ ہی ایشوز چلتے ہیں لوگوں کے. ایسے ہی بلکہ بہت زیادہ وہاں کے میں ہوا. ایک تو اس چیز کو خان صاحب نے بھی ٹیک آن کیا کہ بھی ٹکٹوں کی غلط تقسیم کی گئی ہے, اور وہی تحریک انصاف کا جو بندہ ہے اسی ٹکٹ کے اگینسٹ اپنے تحریک انصاف بھائی جو بھی ایک ود ان دا پارٹی ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہیں بیسیکلی. تو اس چیز کو آپ سمجھیے گا, اگر تو وہ ٹکٹوں کی تقسیم بہتر ہوتی تو اس رزلٹ قدرے ڈفرینٹ ہونے تھے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں لڑائیاں جھگڑے چلتے ہیں پارٹی میں, اس میں دو رائے نہیں ہے. تو پھر وہ جب ٹکٹوں کی غلط تقسیم ہوئی تو یہ معاملہ, تو اسی وجہ سے خان صاحب نے پوری جو ہماری باڈی تھی پی ٹی آئی کی ہر ضلع سطح پہ پورے ملک میں اس کو تحلیل کر دیا, اور نئی باڈی تشکیل دی جا رہی ہے جس میں ہمارے 4 رکنی صدر اور اسد عمر ان کو لیڈ کر رہے ہیں.
तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से पीटीआई ने लर्न कर लिया, हमने लर्न किया इस चीज को कि टिकट उनको ही दी जाए जो हकदार है। दूसरा ये एक चीज की मैं खराज तहसीन पेश करूंगा अब पीटीआई को, कि अगर आपकी जगह अगर मौलाना फजल रहमान अगर हाथ जाते तो उन्होंने कहना है धांधली हो गई है, उन्होंने धांधली का शो डालना, और पीटीआई ने धांधली का शो नहीं डाला, उन्होंने कहा जी हमारी अपनी खामी है, हम इसको दुरुस्त करेंगे। और खान साहब की भी एक जो फैसला है ना, फैसला है कि फौरन तहलील कर दी सारी जो बॉडी और दोबारा बॉडी बनाई। अगर चाह वही बॉडी के मेंबर जो तहलील किए उनको ही कोर कमेटी का मेंबर बनाया, उन्हीं के हाथ में सब कुछ दे दिया कि अब आप दोबारा बनाए। जो जो लोग उसमें देख ले, जो जो लोग जिनके पास सीटें थी वही लोग दोबारा फिर वो कोर कमेटी में आ गया, वही फैसला करेंगे किस्मत का क्या होगा। अच्छा खालिद भाई, इधर आपकी बात तो मैं कहूंगा, क्योंकि वो जो मेंबर्स बनाए हैं आप, वो वेल नोन है, उनका एक अपना कद है पार्टी के अंदर, वो और वो जाने माने जाते हैं। तो आप देखिएगा कि इस दफा रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि इस दफा जो चारों रुकनी और असद उमर की क़यादत में जो बनाई है वो बेहतर होगी, क्योंकि ये एक पार्लियामेंटेरियन है और हर पार्लियामेंटेरियन इनको जानता भी है। तो इनका एक अपना कद है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अच्छा ये फरमाइएगा ईरान साहब कि इस जब से खान साहब की हुकूमत आई है, हर दफा एक इनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश नजर आई थी, कोई ना कोई साजिश होती है, और हर दफा कुछ ना कुछ यानी कि जब भी इनकी पार्टी के अंदर जो इनके इत्तेहादी हैं, कभी एमक्यूएम आ जाती है ब्लैकमेल करने, और कभी पंजाब के मोहतरम जो परवेज लाई साहब हाजिर खिदमत हो जाते हैं, कभी मैंगल ग्रुप आ जाता है। तो ये खान साहब को एक तो ये बाहर के जो इनके अलाई हैं उनसे हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि कोई ना कोई इनको ब्लैकमेल करते जाते हैं कि जी इसको मिनिस्ट्री दे दो, इसको ये दे दो, इसको वो दे दो, और शिकायत करते रहते हैं कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कोई ना कोई उनके साथ वो ना लगे रहते हैं। एक तो खान साहब को इनकी परेशानी है कि ये इनको कैसे वो मैनेज करने की, बाकी और दूसरा जो अपोजिशन है इनका काम आपको पता है शुरू से आई ये परेशान कर देती है। और तीसरा खान साहब को इंटरनल पार्टी के अंदर ही आपके लोगों के अंदर ग्रुपिंग बनी हुई है। ये चौधरी सरवर साहब का ग्रुप है, ये जहांगीर तीन का ग्रुप है, ये जी दूसरा एक ग्रुप शाह कैशी ग्रुप है, और ये बड़ी बड़ी ग्रुपिंग अंदर भी है। और खान साहब ने बड़ी दलील से उनको जो सब सिस्टम को साल लेके चल रहे हैं। उमर को जो कुछ इदारे ये भी कहते हैं नून वाले कि इनके साथ जो अगर ना हो एस्टेब्लिशमेंट इनका तावन करती है, वो इल्जाम लगाते हैं, तो फिर ये एक हुकूमत को हम एक दिन में करा दें। क्या समझते हैं कि वाकई खान साहब को इन चीजों की परेशानी है? देखिए जी, चैलेंजेस होते हैं, अगर इसको कह देना कि बिल्कुल सारा कुछ ठीक चल रहा है वो गलत बात है। चैलेंजेस है, ग्रुपिंग भी है, मगर ये आप जो जिन ग्रुपों के नाम आप ले रहे हैं, जब ये खान साहब के अंडर आते हैं तो ये एक ही है। इनकी आपस में कुछ है मामला, ठीक है, एक पावर शेयरिंग के मामला होते हैं, कुछ अपने इश्यूज हो जाते हैं, मगर एक बात याद रखिएगा कि ये जब खान साहब इमरान खान साहब के अंडर आते हैं तो ये सिर्फ एक ही है। तो ये इसी तरह नून लीग के अंदर भी होती है, इसी तरह पीपल पार्टी के अंदर भी ग्रुपिंग होती है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात काफी बड़ी है और वो पावर में भी है, तो वो आप लोगों को ज्यादा नजर आ रही है मेरे ख्याल से, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो जब पीटीआई और खान साहब का झंडे की बात आती है, खान साहब की अपनी बात आती है, तो वो सारे एक है, एक पेज पे हैं और पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। उसके साथ बाकी ये इश्यूज चलते रहेंगे। आप देखिएगा कि नेक्स्ट जो इलेक्शन आएगा उसमें भी खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह वो जीतेंगे और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे। उसके साथ साथ आपने एक चीज और नोट की होगी कि कोविड के टाइम पे जिस तरह खान साहब ने स्मॉल लॉकडाउन लगाए हैं, कितना बेहतरीन तरीके से अपनी आवाम अपने कौम को इस कोविड से बचाया। आपने हमारे हमसाया मुल्क इंडिया को देखा होगा कि क्या उधर मामला चले हैं, उनकी नालायकी की वजह से उनकी कितनी आवाम को फेस करना पड़ा है, मुश्किलात और डेथ रेट भी ज्यादा रहा है। तो पाकिस्तान में देखें ये चीजें हैं, आप अप्रिशिएट करें, और उसके बावजूद 5% ग्रोथ भी हुई है। देखें ना, ये एक बड़ा एक जो दुनिया रिकॉग्नाइज भी करती है इस चीज को कि बड़े अच्छे तरीके से हमने कोविड को हैंडल किया है।
तो ये भी एक कामयाबी है। ऐसे ही कई और कामयाबियां साथ चल रही हैं। तो यही अवाम को याद रहेगी नेक्स्ट इलेक्शन में। सिर्फ महंगाई का एक इशू है, महंगाई का जैसे आपको मैंने बता दिया कि 3-4 माह तक वो भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। वी होप फॉर बेस्ट। अच्छा राज साहब, ये फरमाइए तो थोड़ी सी, ये मेरे प्रोग्राम का ये आखिरी सवाल है। मैं बात करना चाहूंगा जो फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बदकिस्मती रही हमारे मुल्क की कि जो भी सियासतदान आए वो उनके अंदर वो काबिलियत नहीं रही। जिस तरह इमाम मियां नवाज शरीफ साहब थे तो वो 25 साल लेके जाते थे पढ़ने के लिए। इसके अलावा जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर आए उनके अंदर वो जिस तरह खान साहब के अंदर वो जो एक जज्बा है और जो इनकी अपनी पर्सनैलिटी है, और जो जिस तरह उन्होंने यूनाइटेड नेशन में तकरीर की और इस्लाम का जो है जो सारा एक बताया हवाले से, और कश्मीर का भी इशू उठाया। इससे पहले तो कश्मीर का इशू उठाते नहीं थे। और अब बहुत बड़ी कामयाबी जिस तरह पाकिस्तान इस्लामी के जो अफगानिस्तान के हवाले से जो 76 कितने मुल्क वो हमारे मुल्क में इकट्ठे हुए, वो एक OIC की जो पहली कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी हुई कितने 40 साल बाद। तो आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या बात करेंगे, किस तरह देखते हैं आप फॉरेन पॉलिसी को? आपके सवाल में ही कुछ जवाब आ गया कि देखिए जी, इस टाइम जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के, वो मकबूल के लिहाज से इंटरनेशनली वो पहला ऐसा लीडर है आफ्टर कायदे आजम। और कुछ हम भुट्टो साहब को भी इसका क्रेडिट देंगे, वो भी पॉपुलर थे, मानना चाहिए जो चीजों को उनको। जी, तो इमरान खान साहब वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज पर्सनैलिटी है। उनको दुनिया में सुना भी जाता है, उनको देखा भी जाता है। अगर बाकी आप जमातों के लीडर देख लें तो उनकी वो हैसियत या कद नहीं है। उसके साथ साथ जैसे कश्मीर का उन्होंने मुकदमा लड़ा, वो सबके सामने, UN के सामने, और इतना स्ट्रोंगली अभी तक किसी भी लीडर ने, पाकिस्तानी किसी लीडर ने जाके इंटरनेशनल फोरम में वो मुकदमा लोगों के सामने नहीं रखा। उसके साथ साथ वो ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आपने अभी जिक्र किया, उसमें कितनी बड़ी कामयाबी है। वो लीड कर रहे हैं एक किस्म का, पाकिस्तान खान साहब इस चीज को लीड कर रहे हैं और रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। तो ये एक ग्लोबली पाकिस्तान, उसके बाद इंटरनेशनली ग्लोबली इमरान खान साहब जिस तरह पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं, अफगान कश्मीर का लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ फलस्तीन के भी ऊपर भी बात वो उठाते हैं बड़ा स्ट्रांगली। तो ये चीजें सामने, सबके सामने है। अवाम आजकल इंटरनेट का दौर है, आप निकाल के देख लिए बयान खान साहब के और बाकियों के देख लिए, उन बॉडी लैंग्वेज देख लिए, कॉन्फिडेंस देख लिए, लेवल। तो ये शो करता है एक लीडरशिप। तो हमें एक लीडर मिला है, तो मैं कौम से भी कहूंगा कि इस लीडर की कदर करें। ये सदियों में ऐसे लीडर हमें मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये टाइम जाया ना करें, ये इनकी बातों में ना आए। ये आज हम पाकिस्तान आ रहे हैं, डील हो गई है, ये सब सब झूठ है। और खान साहब जहाँ खड़े हैं वो खड़े हैं, और जो फैसला करते हैं उस फैसले पे खड़े रहते हैं कि भी हमने अपना इनको छोड़ना नहीं है, इनको ढील नहीं देनी है। बाकी हाँ, अदालतों ने रिलीफ दिया है, तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने फॉरवर्ड किया है हमारी गवर्नमेंट ने आगे के जिन जजों ने दिया था, उसके साथ शबाशी साहब उधर ग्रंटेड थे, गारंटी उन्होंने दी थी। तो ये चीजें अब अगर खान साहब के बस में होता तो वो उनको ना जाने देते बाहर। तो ये है कि ग्लोबली और इंटरनेशनली खान साहब की जो मकबूलियत है वो सबके सामने है। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल रहेगा था। ये फरमाइए कि जिस तरह के शुगर के हवाले से, शुगर जिन माफिया ने जिस तरह कंट्रोल करना था, मगर वो सब लोग इकट्ठे हो गए, उसमें जहांगीर भी शामिल थे। और ये चूंकि ये सारी मिलें इनकी कितनी 30-32 मिले, तो दारी साहब की थी, फिर मिसर नवाज की थी, फिर इन सब की, वो इनके लिए इन्होंने अपनी पॉलिसी खुद ही बना ली। वही, हालांकि जो खान साहब ने जो फर्स्ट टाइम ऐसा इनके लिए एक बनाया था फार्मूला के, जो हालांकि गन्ने वाले आपको पता होगा किस तरह रुलते थे, उनको पैसे नहीं उनके दौर में मिलते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि इन किसानों को टाइम पे पैसे मिले, टाइम पे गन्ना भी गया। और खान साहब ने कहा था जो लोग जब गन्ना तलाए रसीद है उसको ही चेक समझे, उसके ऊपर इनके ऊपर FIR दर्ज हो और काबिल जमानत हो। तो जो खान साहब ने बनाया था और जो वो लिखा हुआ बिल पार्लियामेंट में गया,
تو ये सारा माफिया इकट्ठा हो गया, नून भी, उसमें तहरीक इंसाफ भी और पीपल पार्टी, सारा माफिया ने इकट्ठे होकर उसमें उन्होंने ये जो काबिल जमानत था ना उसको काबिल जमानत करा लिया, और उसमें जो पेमेंट की टाइम था तो उसके लिए 2 महीने की टाइम और ले लिया, यानी कि जो खान साहब ने किया उसके बरक्स वो अपना फायदा रखते हुए कानून पास हो गया। और इस तरह और कई चीजें हैं। अभी गाड़ियों की बात करूंगा, गाड़ियां देखें, इन्होंने सोचा था कि खान साहब आएंगे कुछ करेंगे, इन्होंने बदली गाड़ी की, 3 साल पुरानी गाड़ी पाकिस्तान में ना आए या 2 साल पुरानी गाड़ी पाकिस्तान में नहीं आ सकती। अब 2 साल पुरानी गाड़ी जो वहां पाकिस्तान जाती है, तो अगर वो गाड़ी की प्राइस 30 लाख है तो ये 60 लाख रुपए उसके ऊपर टैक्स बताते हैं। अब बताएं, अगर 30 लाख की गाड़ी इधर से कोई लेता है 15,000 पाउंड की, उसके ऊपर 30,000 पाउंड टैक्स दो, यानी कि उनको लेके ही ना आए। और ये गाड़ियां वाला माफिया है, इस किस्म का माफिया है, छाया हुआ है कि ऊन के नाम से ये हर गाड़ी की बड़ी लेता है, 8, 10, 12 लाख रुपए खा जाते हैं बड़ी गाड़ी के ऊपर, छोटी गाड़ी में 4 लाख 5 लाख खा जाते हैं। इनकी गाड़ियों का माफिया, शुगर माफिया, ये माफिया खान साहब से कंट्रोल नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि देखिए, गाड़ी वाले माफिया अगर आज खान साहब ये कर दें कि जी 5 साल या 8 साल पुरानी गाड़ी जो है, पाकिस्तान में गाड़ी 30 साल पुरानी गाड़ी चल सकती है, और बाहर से गाड़ी आप 5 साल पुरानी आती है, उनको तकलीफ होती है, ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये माफिया खाता है और खिलाता भी है। और ये खाली खान साहब की बात नहीं करूंगा, इस तमाम जितनी गवर्नमेंट भी आती है इनको ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि खान साहब को एक्शन लेना चाहिए? मेरा ख्याल है खान साहब ने एक्शन लिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, पीटीआई ये गवर्नमेंट को फेल करना, यही माफिया फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बेशक बेशक कुछ अपने ही लोग भी हैं, और आपने देखा है खान साहब ने उनको भी साइड लाइन किया है। उसकी वजह यही थी कि जो खान साहब का नारा है इंसाफ, शफाफ, हमने इस चीज को इसी वजह से आज खान साहब ये कंप्रोमाइज कर लें इनके साथ, ये गवर्नमेंट भी स्मूथ कर देंगे, ये महंगाई का भी मामला देखेंगे कि जी वो सब कुछ ठीक हो गया। जो मीडिया के साथ गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब ने किया, उनको मीडिया को बड़े बड़े इश्तिहारात जाते थे, वो खत्म कर दिए। अब ये जो मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसी वजह से हो रहा है ना सारा कुछ। इसे ये आवाम को समझना चाहिए कि पहले तो बड़ी आसानी से, अब ये माफिया जो जितना इतना स्ट्रोंग था, इस माफिया पिछले कई सालों से, बल्कि मैं कहता हूँ कि पिछले 30 सालों से ये जो माफिया 30-40 सालों से इतना स्ट्रोंग है, इतनी जल्दी इनसे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। वो कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश की नतीजा है कि जो बार बार ये डराया जाता है, आज या डील हो रही है वहां से जा, ये सब उसी चीज का मामला है। आज खान साहब कह देंगे जी ये माफिया ठीक है, चलें इनके साथ चलेंगे, तो बड़ा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस चीज को आहिस्ता 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 चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हम देखिए ना, हम अगर अपने गिरेबान में झांके, हम खुद देखें कि कितने को ठीक है हम लोग। हम वहां एक चपड़ासी से लेके, रेडीदार वाले से लेके, या कोई कारोबारी से लेके, कितना को हम मतलब असूलों और नाप तोल के काम कर रहे हैं। तो ये एक ये तरबियत का भी फकदान है, और ये आहिस्ता आहिस्ता तरबियत खान साहब कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिएगा कि ये इतनी जल्दी चीजें ठीक होने वाली नहीं थी, मगर अब बेहतरी की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें 2 चीजें मैं इसमें ऐड करूंगा आपकी बातें में। एक चीज तो मैं ऐड करूंगा कि जो खान साहब ने एक बहुत अच्छा कदम लिया था पाकिस्तान में, कि लोगों को टैक्स की तरफ राग़िब किया कि आप टैक्स दें। और बदकिस्मती ये कि एक दुकानदार है और वो कमाता है 20-30 लाख कमाता है, और सिगरेट वाले हैं वो अरबों रुपया कमाते हैं और शो करते हैं कि हमने 10 लाख की सिगरेट बेची है, 20 लाख, बाकी विदाउट, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में ट्रैक सिस्टम नहीं है कि हम ट्रैक कर सकें इसने कितनी चीजें बनाई हैं। वो चीजें बेचते हैं, वो यानी कि खुद कमाते हैं, अरबों रुपया शो करते हैं, 20 लाख या 50 लाख शो करते हैं उस वजह से। और बाकी जो हमारा छोटा दुकानदार है, अच्छा उनके एक दुकानदार है, उसने अभी जब लास्ट टाइम टीवी शो में वो आए, वो उनके नुमाइंदे 5 करोड़ की गाड़ी में टैक्स देते नहीं है। जब वो खास तौर पर टैक्स दो तो वो कहते हैं कि ये टैक्स वो जो आपके टैक्स वाले बंदे हमें तरीके बताते हैं कि टैक्स कैसे बच सकते हैं। ऐसे अभी जिस तरह उन्होंने कितने लोग, मेरा ख्याल ठीक था कि 10-12 लाख लोग अभी नए रजिस्टर्ड हुए हैं टैक्स देने के लिए, उसमें फाइलर बने हैं। और इस तरह अगर जिस तरह खान साहब कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फाइलर बन जाते हैं और ये टैक्स जनरेशन जो है वो ज्यादा शुरू होती है।
تو اگلے سال اگر خان صاحب کی حکومت نہیں آتی تو وہ ان چیزوں کا، کیونکہ جو خان صاحب ابھی آج کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ کچھ عرصے بعد ہوگا. جس طرح آپ درخت کو بیجتے ہیں اس کو اگتے اگتے ایک ٹائم لگتا ہے. اب خان صاحب جو اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ تو یہ دوسرے نون والے دوسرے یا جو بھی آئے گا وہ لے جائے گا. تو خان صاحب تو اپنی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اوپر آپ فرمائیے گا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ ٹیکس کی بات اگر کی جائے تو وہ ہر بندہ وہاں کسی نہ کسی نکر پہ یا کہیں نہ کہیں جہاں جہاں جس کا داغ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے. اب میں اپنی قوم کو، ہماری قوم بہت بہادر ہے، بڑا ہے، مگر اس میں ایک چیز ضرور ہے، کیونکہ کرپٹ حکمران چلتے آ رہے تھے. پھر وہ 40-50 سال کا جو معاملہ تھا وہ آہستہ آہستہ نیچے تک آ گیا. وہ کرپشن اتنی تھی کہ بھی اب کرپشن کرنا پاکستان میں، کرپٹ انسان ہونا وہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. وہ اس کو ایک روٹین کا حصہ لیتے ہیں. اب اس قوم کے ساتھ خان صاحب لڑ رہے ہیں، اس قوم کے ساتھ اس کو ایجوکیٹ کرنے، اور کس لیے کریں؟ ان کے لیے ہی کر رہے ہیں. جو دیکھیں، ایک تو 10-12% یا 2% جو لوگ ہیں وہ اباب ہے، ان کا تو ویسے جو معاملہ جو نیچے اتنی غربت ہے، اور وہ لوگوں کے لیے خان صاحب لڑ رہے ہیں. مگر ان لوگوں کو بھی ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ان کو بھی اس چیز کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑے گا. اگر وہ لوگ خود ہی اپنے حق کے لیے نہیں لڑیں گے تو ایک بندہ کتنا کر سکتا ہے؟ کتنا کر لے گا نا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیزیں ہیں. میرا خیال ہے ہماری قوم کو زیادہ شعور کی ضرورت ہے. زیادہ میں بلکہ یہاں بیٹھ کے میں جب پاکستان بھی جاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میں بات کروں ریڈی والے سے بھی، جا کے سب سے بات کروں کہ بھی یار ہمیں ایک قوم ہونا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ جو 2 نمبری ہر معاملے میں ہوتی ہے، اس کو ختم کی ہوگی تو پھر ہی آہستہ آہستہ آپ اپنے حکمرانوں سے بھی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ انصاف کی بات کریں گے. اور یہ دیکھیں، جب یہ آہستہ آہستہ یہاں سے ہم ایز اے قوم تربیت حاصل کر لیں گے نا کہ ہم نے ان معاملات میں کوئی دو نمبری نہیں کرنی، ٹیکس چوری نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، اپنے ارد گرد لوگوں کو جو دیکھتا ہے کہ یہ کمزور ہے اس کے اوپر حاوی ہو جانا. تو یہ چیزیں جب تک یہ ختم نہیں نہ کریں گے تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. مگر خان صاحب نے کافی حد تک کنٹرول کیا، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پروگرام کے آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ جو میڈیا ہمارا ہے اس کو بھی کردار اپنا ٹھیک کرنا ادا کرنا پڑے گا. وہ انڈین میڈیا کو دیکھیں، وہ اپنے ملک کے لیے جو کس طرح خبریں چلاتا ہے، یعنی کہ ہماری وہ اتنا ظلم کرتے ہیں کشمیر کے اوپر، اور جو پورے انڈیا میں بھی سکھوں کے اوپر بھی ظلم کیا. مگر دیکھیں جو ہم نے ہماری طرف سے ایک واقعہ پیش آتا ہے جو سیالکوٹ والا واقعہ، دیکھیں اس واقعے کو لے کر انہوں نے پوری دنیا میں ایسے ماحول باندھے جیسے ہم کشمیر سے بھی زیادہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں. مگر ہمارا میڈیا بدقسمتی سے وہ اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح انڈین میڈیا کا کام کرتا ہے. باقی ہماری میڈیا شام کو وہی گسے پٹے شو لے کے بیٹھ جاتے ہیں شام کو. تو لوگوں کو اگر گائیڈ کریں، پراپر گائیڈ کریں، جو کرپٹ آدمی اس کی کرپشن کی کہانیاں سنائیں، نہ کہ ان کو کرپٹ آدمی کو جو پروٹیکشن دینے کے لیے مختلف کردار ادا کریں. جس طرح میاں صاحب گئے تھے تو ٹی وی پہ کیا چلا رہے ابھی اس کی مرنے والے میاں صاحب ابھی پریٹلیان چلے گئے، اس پہ بلا جینا بہت مشکل ہوتا ہے. کیسے لوگ جو پریشان ہیں. آخر میں میڈیا کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، وہ پھر ایک بات، خان صاحب نے میڈیا کو اپنا بخار بھی نہیں دیا. جہاں بڑے بڑے اشتہارات جاتے تھے، بڑی بڑی ان کو اسپانسرشپ ہوا کرتی تھی، جہازوں میں بیٹھ کے لے کے جایا جاتا تھا. تو اب یہ تو انہوں نے کرنا ہے. مگر میں میڈیا، جو ہمارا میڈیا، کچھ میڈیا ہاؤسز، آپ یاد ہے کچھ میڈیا ہاؤسز بالکل پے رول پہ تھے، پے رول پہ چل رہے ہیں، اور وہ بالکل گورنمنٹ کے خلاف چل رہے ہیں. ان کو صرف یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان ان کا بھی ملک ہے، ان کے بھی بچے یہاں ہی رہ رہے ہیں، یا جتنے بھی وہاں کام کر رہے ہیں، جو لوگ وہاں میڈیا ہاؤسز میں کام کرتے ہیں، ان کو بھی ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ ان کے بچوں کا مستقبل آپ لوگ خراب کر رہے ہو. جو بیلنس خبر ہے، یہ نہیں کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. گورنمنٹ کا جہاں کام غلط ہے وہ ضرور بتائیں گے، یہی تو میڈیا کا کام ہے. مگر ون سائیڈڈ ہو جانا، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو بھی لوگ میڈیا، دیکھو مالکان تو اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی میڈیا ہاؤسز کے اندر کام کرنے والے ہیں ان کو بھی خود سے سوچنا چاہیے، اور ایسے میڈیا ہاؤسز سے دور ہونا چاہیے، ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے. جی
जी नाज़रीन, आज आपने हमारे बहुत प्यारे दोस्त अनस राना साहब का इंटरव्यू सुना है और कुछ पाकिस्तानी सियासत की बातें की, कुछ यहाँ की सियासत की बातें की। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ आपका राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज टाइम दिया अपने कीमती वक्त से। बहुत बिजी लाइफ आपकी। नाज़रीन, जाते हुए मैं मीडिया के लिए भी मेरी एक आज जनरल रिक्वेस्ट है कि ये मुल्क आपका अपना है। अब एक एक जंग चल रही है ट्विटर के ऊपर। ट्विटर के ऊपर वज़ीर आज़म को गिराया जा रहा है, डीलें हो रही हैं। वो कुछ मीडिया हाउसेज है, वो सुबह शाम कौम को जो है बता रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट चली जाएगी, महंगाई हो गई, ये हो गया, वो बजाय कभी कोई अच्छी खबर नहीं चलाएंगे, नेगेटिव खबरें चला के जो पूरी आवाम को जो ऑलरेडी परेशान करते हैं, बल्कि कोई अच्छी खबर भी जो कौम को दे। और जिस तरह इंडियन मीडिया में अच्छे अच्छे अपने प्रो इंडिया है, कुछ अपना किरदार अदा करें। जो अच्छे काम है, खान साहब ने जो अच्छे काम किए हैं उनको भी दिखाएं। सेहत कार्ड है, उनके अलावा उन्होंने और जो है किसानों के लिए किसान कार्ड इशू किया है, और सारे बहुत सारे अच्छे काम, उनको भी जरा वो भी बताएं साथ साथ, लोगों को बताएं कि तरक्की भी हो रही है साथ साथ। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह तो मुलाकात होती रहेगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। जो साजिशें करने वाले साजिशी नासर हैं, उनका जो है अल्लाह ताला की तरफ से उनको जो है सजा मिले। हमारे इर्द गिर्द हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, एक तरफ इंडिया है इस तरह, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी पाकिस्तान को नीचे दिखाना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी पावर है। और एटमी पावर चूंकि ये पूरी मुस्लिम दुनिया को लीड करता है, तो हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान आर्मी के लिए सबके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह